अब अपन देखते हैं नियंत्रण के प्रकार। कितने प्रकार का नियंत्रण होता है? तो पहला होता है संचालन नियंत्रण, दूसरा प्रबंधकीय नियंत्रण, तीसरा वित्तीय नियंत्रण, चौथा भविष्य में अपनाए जाने वाले नियंत्रण और अगला होता है समवर्ती नियंत्रण। तो जो पहला होता है हमारा संचालन नियंत्रण, कंपनी में प्रबंधक के आदेशानुसार जो अधिकारी होते हैं समस्त संचालन का काम करते हैं, देख रेख करते हैं उत्पादन से संबंधित। तो संचालक जो होता है वह यह देखता है कि मेरे आदेशानुसार जो आदेश दिया गया है उस समय पर पूरा काम हो रहा है कि नहीं, कहीं सामग्री का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कर्मचारी लापरवाही तो नहीं कर रहा है। ये सब देखता है कौन? संचालक। जो व्यक्ति यहाँ पर उस कर्मचारी पर नियंत्रण करता है उसको बोलते हैं अपन संचालन नियंत्रण, यानी उत्पादन से संबंधित नियंत्रण, ताकि सामग्री का नुकसान किसी प्रकार से भी ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पर उत्पादन करते समय के सामग्री का नुकसान हो गया, कर्मचारी अगर लापरवाही कर दिया, तो कुल मिलाकर लागत यहीं से बढ़ जाती है, और लागत बढ़ गई मतलब संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। कारण विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, और विक्रय मूल्य जब अधिक हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को मार्केट से खरीदेगा जिसका मूल्य कम है, और जिसका वस्तु का मूल्य अधिक होगा उसको कोई नहीं खरीदेगा। मतलब कुल मिलाकर हमको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संचालक अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण करता है ताकि हमको किसी प्रकार से भी हानि का सामना ना करना पड़े। ये होता है संचालन नियंत्रण। दूसरा होता है प्रबंधकीय नियंत्रण। प्रबंधक के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, किस पर? कर्मचारी पर। कर्मचारी पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर जिसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रबंधक के नीचे काम करने वाले जितने अधिकारी हैं सबको कार्य सौंपा है किसने? कंपनी के प्रबंधक ने। तो उन समस्त अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, देखता है कि मेरे आदेश को तुरंत ये लोग प्रवाहित करते हैं कि नहीं, मेरे जो मैं आदेश देता हूँ वो आदेश नीचे तक पहुंच रहा है कि नहीं समय पर, इस बात की जांच करता है। कौन करता है? प्रबंधक। तो प्रबंधक के द्वारा जब इस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन प्रबंधकीय नियंत्रण। ये प्रबंधकीय नियंत्रण अनिवार्य है। क्यों? अगर प्रबंधक इन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं करेगा तो आदेश समय पर कर्मचारी तक नहीं पहुंचेगा। कर्मचारी को आदेश समय पर नहीं मिलेगा तो उत्पादन समय पर नहीं होगा, और इस कंडीशन में भी लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? समय पर उत्पादन नहीं हुआ लेकिन कर्मचारी तो आया था, वेतन तो हमको देना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन की प्राप्ति वहां पर नहीं हुई तो लागत क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए उस लागत में कमी लाने के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। और ये अधिकारियों पर नियंत्रण कौन करता है? तो कंपनी का प्रबंधक करता है। ठीक। फिर देखिए इसी में वित्तीय नियंत्रण। वित्त पर नियंत्रण आवश्यक है, पहले बताया था अभी। वित्त विभाग जिस व्यक्ति को सौंपा गया है, वहां का जिसे प्रबंधक बनाया गया है, उसका काम है यहाँ पर हमेशा कोई भी काम करने से पहले बजट बनाना। बजट बनाने के बाद उस बजट के हिसाब से ही पैसे को खर्च करना, अनावश्यक खर्च ना करना। अगर उसको लगता है कि और पैसे की आवश्यकता होगी तो ऐसी दशा में वो बाहर से अंशों के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से पैसे की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन कोशिश क्या करेगा? पैसे का दुरुपयोग ना हो। इस बात पर जो व्यक्ति नियंत्रण करता है उसको बोलते हैं अपन वित्त नियंत्रण। और इसके लिए अलग से प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, उसको बोलते हैं वित्तीय प्रबंधक। क्या बोलते हैं उसको अपन? वित्तीय प्रबंधक। भविष्य में अपनाए जाने वाले नियंत्रण। भविष्य में और कंपनी को लाभ हो या लाभ हानि की जानकारी के लिए और क्या नियंत्रण कर सकते हैं हम? तो कंपनी का प्रबंधक बोलता है नहीं, कंपनी के वर्ष में एक खाता बनाया जाएगा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। हमारा वर्ष का प्रारंभ जनवरी में होगा और समाप्त दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में अंत में हम एक खाता बनाएंगे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। व्यापार खाते से सकल लाभ की जानकारी मिल जाएगी, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि मिल जाएगा, और चिट्ठे के माध्यम से हमको मालूम चल जाएगा यहाँ पर कितनी हमारे व्यापार में संपत्ति है और कितना हमारा दायित्व है। यानी कितना हमारे पास संपत्ति है और कितना दायित्व। दायित्व मतलब जिसको हमको देना है, कितना हमारा कर्ज है। तो संपत्ति के हिसाब से ही दायित्व होना चाहिए।
अगर मान लो संपत्ति कम है और दायित्व अधिक है तो ऐसी दशा में फिर हमको हानि का सामना करना पड़ता है। तो संपत्ति और दायित्व की तुलना कर लेगा, देख लेगा जितना मैंने उधार किया है उतना मेरे पास देने लायक संपत्ति है कि नहीं, और इस बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर, इक्वल। तो यहाँ पे नियंत्रण कर लेता है कौन, कंपनी का प्रबंधक, कि वर्ष के अंत में हमको एक खाता बनाना है लाभ हानि की जानकारी के लिए, संपत्ति और दायित्व की जानकारी के लिए। वो कौन सा खाता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। और भी कई नियंत्रण करता है वहां पर भविष्य के लिए, कि अगर मान लो वो देखता है हमारे कर्मचारी यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, उनके सिर पर हेलमेट नहीं है, पैर पे बूट नहीं है, और यहाँ पे हो सकता है ऊपर से कोई लोहे का टुकड़ा गिर जाए तो कोई हादसा भी हो सकता है, तो भविष्य में ना हो ऐसी घटना, इसके लिए वो नियंत्रण करता है, एक नियम बना देता है कि जितने कर्मचारी कल से वर्कशॉप में आएंगे काम करने के लिए, सबके सिर पर हेलमेट होगा, सबके पैर में बूट होगा, उसी को गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा, अन्यथा उसे गेट से बाहर कर दिया जाएगा। और उस पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है और सबकी आदत बन जाती है, और जो भी कर्मचारी आता है अंदर वो हेलमेट और बूट के साथ ही अंदर प्रवेश करता है, ताकि भविष्य में कोई घटना वहां पर ना हो। क्योंकि अगर घटना होगी तो संस्था को ही उसकी हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी, हर्जाना देना पड़ेगा, और संस्था की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुल मिलाकर परिणाम संस्था को ही हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए भी नियंत्रण कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। इसी को बोलते हैं अपन भविष्य में अपनाए जाने वाले नियंत्रण। समवर्ती नियंत्रण, समवर्ती नियंत्रण के अंतर्गत ये देखा जाता है संचालक के द्वारा समय पर वस्तु बन रहा है कि नहीं, जितने विभाग को कार्य सौंपा गया है सब समय पर उस आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए संचालक या संचालन नियंत्रण का ये हृदय होता है कौन, समवर्ती नियंत्रण। संचालक तो आदेश देगा, देखेगा, लेकिन अगर मान लो उसके आदेश देने के बाद भी अगर समय पर कोई विभाग काम नहीं करता है तो हमको लाभ की प्राप्ति वहां पर नहीं होती है। तो समवर्ती नियंत्रण का काम क्या हुआ, यहाँ पर समय पर आदेशानुसार वस्तु का निर्माण करके देना, और जब पूरे विभाग मिलकर काम करते हैं एक साथ टीम भावना के साथ, तब जाकर समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, और जो हमको लाभ चाहिए था वो लाभ हमको वहां पर मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं समवर्ती नियंत्रण। ठीक है, आगे बात में यहाँ तक, आगे देखते हैं नियंत्रण या आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व। एक अच्छे नियंत्रण प्रणाली में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छा आदर्श नियंत्रण किसको बोलते हैं अपन, तो आदर्श या आदर्श नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व या उसके गुण में कहा गया सबसे पहले उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण। नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, लागू करने वाला जब उसे लागू करे तो मानने वाला उसे आसानी से मान ले। कोई दबाव नहीं बनाया जाता है नियंत्रण करने के लिए। अगर मान लो वह नियंत्रण प्रणाली दबावपूर्ण अगर हो गई तो कोई उसे मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो फिर जो हमको उससे परिणाम मिलना चाहिए था, जो उत्पादन मिलना चाहिए था, उस उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंपनी के प्रबंधक ने कहा कि आज आपको 10 टन माल का निर्माण करना है, और उसके लिए 10 टन माल निर्माण करने के लिए आपको 12 घंटे काम करना है। डेली 10 टन माल बनेगा और डेली आपको 12 घंटे काम करना है, और आप पर निगरानी किया जाएगा, और इसका एक्स्ट्रा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये नियंत्रण दबावपूर्ण होगा तो इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और कोई मानेगा नहीं, सब हड़ताल कर देंगे, तो कंपनी के प्रबंधक को उस नियंत्रण प्रणाली को हटाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। तो नियंत्रण प्रणाली ऐसा अपनाया जाए जो प्रभावपूर्ण हो, सही हो, और हर व्यक्ति उसको अपनाने के लिए पूर्ण रूप से खुशी खुशी तैयार हो जाए। उससे जो है संस्था को भी लाभ मिलता है और कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ता है। अब ये नहीं कि नियंत्रण करना है, कर्मचारी से काम लेना है, हम उसको बोले तुम यहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिलोगे नहीं, तुम्हारे ऊपर हम नियंत्रण कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कर्मचारी काम करेगा और 1 मिनट के लिए भी वहां से हिलेगा नहीं दिन भर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये कभी भी प्रभावपूर्ण लागू नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठे हो आपके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है कि कोई यहाँ से 5 घंटे के पहले हिलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हिलना ही पड़ेगा, वहां से जाना ही पड़ेगा। कोई जब हम दबाव बनाएंगे तो अगला व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार होगा ही नहीं।
तो जो हमको परिणाम मिलना चाहिए उस परिणाम की प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। इसलिए कहा गया नियंत्रण प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अगर उस नियंत्रण प्रणाली प्रभावपूर्ण है तो आदर्श नियंत्रण की श्रेणी में आएगा, और अगर वो प्रभावपूर्ण नहीं है तो आदर्श नियंत्रण की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक। दूसरा, बोधगम्य यानी नियंत्रण प्रणाली सरल होनी चाहिए। जब हम अगले व्यक्ति को बताएं कि इस प्रकार से आपको वस्तु का निर्माण करना है और इस तरीके से हमारे अधिकारी आपके ऊपर नियंत्रण करेंगे, देखेंगे कि समय पर काम पूरा हो रहा है कि नहीं, तो अगला व्यक्ति इसको आसानी से समझ जाएगा। और समझने के बाद जब उसके आदेशानुसार काम करता है और उस पर नियंत्रण भी बना रहता है तो बोलते हैं कि नियंत्रण प्रणाली हमारी बोधगम्य है। क्यों? क्योंकि अगले व्यक्ति को आसानी से वो समझ में आ गया, जो नियम हम उसको बताए। कंपनी के प्रबंधक ने नियम बता दिया, 8 बजे आना है, 5 बजे जाना है, 8 बजे के बाद आओगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा, 5 बजे से पहले जाओगे तो आधा पेमेंट कट जाएगा। अगला व्यक्ति समझ गया क्योंकि आसानी से बताया गया, बोधगम्य है ये, तो वो आदर्श नियंत्रण के श्रेणी में आता है। लेकिन वही घुमाव फिराव करके हम कुछ बात बोलते हैं जो व्यक्ति को समझ में नहीं आया तो वो आदर्श नियंत्रण श्रेणी में नहीं आएगा। आई बात में? तो आदर्श नियंत्रण का दूसरा गुण क्या होना चाहिए? बोधगम्य। बोधगम्य मतलब जो अगले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। हम जो भी नियंत्रण करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, जो उसे बताएं, तो अगला व्यक्ति जब आसानी से समझ जाता है तो वो आदर्श नियंत्रण के श्रेणी में आता है, और नहीं समझता है तो फिर वो आदर्श नियंत्रण के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक। फिर कहा गया लोचपूर्ण। नियंत्रण प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए। समय को देखकर, मांग को देखकर उत्पादन करवाएगा कौन? कंपनी का प्रबंधक। ये नहीं कि 10 टन माल बनवा रहे हैं डेली, तो रोज ही 10 टन माल बनेगा। मालूम चला मार्केट में मांग कम है, तुरंत आदेश जारी किया जाएगा, आज से 10 टन नहीं 5 टन माल बनेगा, और उस पर नियंत्रण करेगा कौन? कंपनी का प्रबंधक। भले वो 4 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। तो जहां पर हम बनाए गए नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं तो उस प्रणाली को बोलते हैं अपन लोचपूर्ण। लोचता। मांग बढ़ गई, उत्पादन बढ़ाना है, कंपनी के प्रबंधक ने नियम तय कर दिया, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी। पहले जो है 1 शिफ्ट में काम चल रहा था, अब उसने 2 शिफ्ट में काम करवा दिया। एक 6 से 2 कर देगा, दूसरा 2 से 10 कर देगा। 2 शिफ्ट में कर्मचारी काम करने के लिए आएंगे और उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मांग क्या हो गया था? बढ़ गया था। मांग बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा दिया गया, पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जो हम नियम बना लिए उस नियम को ही लेकर चलेंगे, चाहे मांग कम हो जाए बढ़ जाए, ऐसा नहीं। आवश्यकता पड़ने पर जरूरत को देखते हुए कंपनी का प्रबंधक जब अपने उत्पादन करने के तरीके में या कर्मचारियों के काम करने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, उसी को बोलते हैं लोचपूर्ण, जहां पर आसानी से हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहा गया आदर्श नियंत्रण प्रणाली में लोचपूर्ण के गुण भी होने चाहिए। जरूरत पड़ने पर जहां पर कंपनी का प्रबंधक आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सके। ठीक। मितव्ययी होना चाहिए। कहा गया संस्था के आकार को देखकर नियंत्रण के लिए अधिकारी की नियुक्ति करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। अगर हमारी संस्था व्यापक है, विस्तृत है, तो अधिक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे नियंत्रण करने के लिए, जो वाजिब है। लेकिन अगर मान लो हमारी संस्था छोटी है तो वहाँ पे हम जो है 5 अधिकारी की आवश्यकता है, तो 10 की वहाँ पर अनावश्यक नियुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 5 की जरूरत है और 10 की नियुक्ति कर दी है वहाँ पर अधिकारी की, तो वेतन तो देना पड़ेगा, और वेतन देंगे तो लागत बढ़ जाएगा, 5 व्यक्ति का लागत बढ़ेगा, मतलब संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया संस्था के आकार को देखकर, उत्पादन को देखकर, उसके हिसाब से इस प्रकार से अधिकारी की नियुक्ति करेगा नियंत्रण करने के लिए प्रबंधक, जहां पर अनावश्यक खर्च ना हो। इसलिए नियंत्रण की प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मितव्ययी। ठीक। अगला, उद्देश्यपूर्ण। हम नियंत्रण क्यों कर रहे हैं? नियंत्रण करते समय प्रबंधक को देखना चाहिए कि मेरे नियंत्रण करने से जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं। और कंपनी के प्रबंधक का एक ही उद्देश्य होता है, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन। तो नियंत्रण प्रणाली से ये परिणाम मिल रहा है कि नहीं, लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये देखेगा प्रबंधक। और अगर मान लो ये लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो मिल रहा है, तब समझेंगे कि हमारा नियंत्रण कैसा है? उद्देश्यपूर्ण। तो प्रभावपूर्ण नियंत्रण कर रहा है। लेकिन इतने अधिकारी की नियुक्ति करने के बाद भी उत्पादन में कमी हो रहा है, समय पर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो फिर उद्देश्यपूर्ण नहीं, हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं रही है।
जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही तो आदर्श नियंत्रण की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ गए सब? तो ये है एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली की गुण जो होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सब यहाँ तक? आज आपका ये नियंत्रण चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक।